10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी मैजिक नाइट्स ने मिलकर उस टाइम के विजिट किंग कॉनरैड को अपने मैजिक से बांध दिया होता है, क्योंकि वो दुनिया को तबाह करने वाला होता है। जिस वजह से जूलियस उसे रुकने के लिए कहने लगता है, पर कॉनरैड इससे मना कर देता है और अपने की मैजिक के जरिए बहुत सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स को यूज करके खुद को सभी मैजिक नाइट्स की कैद से आजाद करवा लेता है। तब सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि कॉनरैड के पास एम्पेरियल स्वॉर्ड एल्स डोसिया होती है। तब जूलियस कॉनरैड के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कॉनरैड इन सभी चीजों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ के लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ में इकट्ठे हंसेंगे। तो आखिरकार क्यों तुम इस चीज के खिलाफ हो? आखिरकार क्यों तुम लोग मेरे इस नोवेल ड्रीम के खिलाफ खड़े हो? तब कॉनरैड मैजिक स्वॉर्ड की मदद से सभी को हरा देता है, पर जूलियस आकर उसे अपने टाइम मैजिक से बांध देता है और उसके साथ साथ वो उस मैजिक स्वॉर्ड को भी कैद करने लगता है। क्या तुम पागल हो गए हो जूलियस? तुम्हें पता है ना कि इस नेशन को बदलने की जरूरत है, और अगर तुम इस टाइम मुझे सील कर दोगे तो ये एम्पेरियल स्वॉर्ड भी सील हो जाएगी। तब जूलियस कहता है, तुम सही कह रहे हो, इस ट्रेजर को खोने से मुझे दर्द तो जरूर होगा, पर सच्चाई ये है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम तुम्हारे हाथ से इस स्वॉर्ड को छीन सके। तो इसलिए अगले विजिट किंग होने के नाते मैं इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है जूलियस, मैं नई दुनिया बनाकर रहूंगा, क्योंकि मेरा मैजिक कभी हार ना मानना है। तब जूलियस कॉनरैड को कैद करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग उस लड़ाई को जीत जाते हैं। तब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग दी ट्रायम्फ नाम के फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए होते हैं, जो कि हर 10 साल में एक बार होता है। और उस फेस्टिवल में मैजिक बैटल्स होती हैं, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और हमें पता चलता है कि उस टूर्नामेंट से ये भी डिसाइड किया जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिक नाइट कौन है, और जो भी उस फेस्टिवल में जीतता है वो एक दिन विजिट किंग जरूर बनता है। तब मिमोसा उस फेस्टिवल को स्टार्ट करवा देती है, जिससे कि सभी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर सारे मैजिक नाइट कैप्टन्स और उनकी स्क्वाड भी आई होती है। तब वहाँ पर पहले कॉम्पिटिटर के तौर पर यूनो आ जाता है, जिसे देखते ही लड़कियां दीवानी हो जाती हैं और चामी भी उसके लिए चीयर करने लगती है। तब ब्लैक बुल्स भी यूनो को वहाँ पर देखकर आस्था के वहाँ होने की ख्वाहिश करने लगते हैं, क्योंकि आस्था डेविल ट्रायल की वजह से बाहर निकाल दिया गया होता है, जिस वजह से वो उस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पा रहा होता। तब वहाँ पर यूनो का ओपोनेंट आ जाता है, जिसका नाम द मास्क्ड वन होता है, और उसे देखकर विजिट किंग को समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो है कौन, और यूनो और बेल को भी इसका एहसास हो जाता है। तब उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें यूनो अपने विंड मैजिक से उस पर हमला कर देता है, और वो बंदा अपनी तलवार से यूनो के विंड मैजिक को काट देता है, क्योंकि हम देखते हैं वो और कोई नहीं आस्था होता है। पर तभी हम देखते हैं एरिना के ऊपर कॉनरैड अपने साथियों के साथ आ जाता है, और उसका एक साथी जेस्टर अपने बैरियर मैजिक को इस्तेमाल करके एरिना को कैद कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देखो जूलियस, आखिरकार मैं आ ही गया, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया था, तो इसलिए अब ये दुनिया बदल के रहेगी। तब कॉनरैड मैजिक स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके जरिए वो सभी लोगों के मैजिक को छीनने लगता है। तुम्हें देखकर तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ जूलियस, किसने सोचा था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगा। मैंने तो तुम्हारा बस थोड़ा सा ही मैजिक छीना है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई है। जब वो सेल्फ ने तुम पर हमला किया था तब मैंने तुम्हारी सील तोड़ दी, क्योंकि तुम उस टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो अब वक्त आ गया है मेरे सपनों को पूरा करने का, और देखना कल को ये करप्टेड कंट्री बिल्कुल नहीं बचेगी। तब कॉनरैड की साथी प्रिंसिया अपने लीजन मैजिक की मदद से मैजिक सोल्जर्स को एरिना में भेज देती है, जहाँ पर वो सोल्जर्स लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी आस्था आकर उन सोल्जर्स से लड़ना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ क्लाउस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो लोगों को बाहर निकाल सके, पर कोब उसे सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहता है। तब आस्था के ऊपर बहुत सारे मैजिक सोल्जर्स हमला कर देते हैं, जिस वजह से आस्था को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं। पर तभी यूनो आकर आस्था की मदद करता है, और नोवेल भी आकर आस्था की मदद करने लगती है। बेवकूफ इंसान, अगर तुम पार्टिसिपेट करने वाले थे तो मुझे भी तो बता सकते थे। वैसे तो मुझे पता है कि तुम मैजिक को फील नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर सभी लोगों की मैजिक पावर एब्जॉर्ब की जा रही है, और जिनके पास ज्यादा मैजिक नहीं है वो तो मूव भी नहीं कर पा रही हैं। ऐसी बात है? तो फिर क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल, मैं एक रॉयल हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैजिक है। तो नोवेल और आस्था साथ मिलकर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और आस्था बहुत सारे मैजिक सोल्जर्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिस वजह से कॉनरैड के 3 साथी आस्था के सामने आ जाते हैं, और विजिट किंग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोग असल में पुराने विजिट किंग्स होते हैं, जिनसे उनकी क्रुएलिटी और नेचर की वजह से उनके टाइटल्स को छीन लिया गया होता है। तो वो लोग ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि आखिरकार आस्था मूव कैसे
कर पा रहे हैं, जिस वजह से जेस्चर उन्हें बताता है कि आस्था के पास तो कोई मैजिक पावर है ही नहीं। पर प्रिंसिया को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि कोई भी बंदा बिना मैजिक पावर के उसके सोल्जर्स को नहीं हरा सकता। तब कॉनरेड जूलियस को बताता है कि उसने मैजिक स्वॉर्ड और अपने मैजिक को मिला के सभी विजिट किंग्स को दोबारा जिंदा कर दिया है, ताकि ये लोग मिलकर नई दुनिया बना सकें। तब जेस्चर आस्था के ऊपर बैरियर मैजिक से हमला कर देते हैं, पर आस्था उसके बैरियर मैजिक के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कि जेस्चर हैरान हो जाते हैं, पर उसे इसमें मजा आ रहा होता है। तब मार्क्स विजिट किंग को बचाने लगता है। तब विजिट किंग उसे वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि कॉनरेड के पास जो की मैजिक होता है उससे वो किसी के भी मैजिक को कॉपी कर सकता है। और तब वो मार्क्स के ऊपर हमला कर देते हैं। तब एडवर्ड आस्था के ऊपर हमला कर देते हैं, पर आस्था की स्क्वाड उसे बचा लेती है और यहाँ यूनो जेस्चर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पर ये लोग कभी भी विजिट किंग्स को नहीं हरा पाएंगे। और वैसे भी क्या तुमने इन लोगों को मैजिक नाइट्स बनाया? इस बच्चे के पास तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं है। क्या ये कंट्री इतनी नीचे गिर गई है? तुम इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कॉनरेड। तुम्हें शायद लगता होगा कि हम लोग कचरा हैं, पर हम में से कोई भी कमजोर नहीं है। तब कैप्टन यामी फिनरल के स्पेशल मैजिक की मदद से वहाँ पर आ जाते हैं और उन सभी पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तब वहाँ पर बाकी कैप्टन्स भी आ जाते हैं और उनके साथ लियो भी आया होता है। तब कैप्टन यामी विजिट किंग को बचा लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग है कौन, जिस वजह से आस्था उन्हें बताने लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से कैप्टन यामी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है यामी, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इकट्ठे मिलकर भी इन्हें रोक सकते हैं। तो इसलिए यामी तुम्हें इसी टाइम मैजिक टूल रिसर्च लैब ब्रांच 0 के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से उस स्पेशल टूल को लाना होगा जो कि मैं नैरो के साथ बना रहा था। तो कैप्टन यामी इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें विजिट किंग को बचाना होता है, जिस वजह से वो आस्था और फिनरल को वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं। तब एडवर्ड आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से कैप्टन यामी एडवर्ड के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और आस्था और फिनरल को जल्द से जल्द वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब नोवेल भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और कॉब ने भी सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया होता है। तब कैप्टन रिल जेस्टर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ लियो और कैप्टन यामी एडवर्ड पर हमला कर देते हैं, पर वो लोग मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तब कॉनरेड कैप्टन काइजर को भी दूर फेंक देते हैं। तुम लोग मुझे रोकने के लिए अपनी मैजिक एनर्जी खराब कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही मैजिक स्वॉर्ड का मैजिक एक्टिवेट हो जाएगा वैसे ही क्लोवर किंगडम गायब हो जाएगी। क्या तुम्हें पिछले 10 सालों से कोई और आइडिया नहीं आया? और ये मैजिक स्वॉर्ड वही है ना जो कि सभी के मैजिक को एब्जॉर्ब करती है और अपने वीडर के अकॉर्डिंग रिलीज करती है। पर क्या सच में इससे किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा तब हो सकता है जब ये मैजिक स्वॉर्ड की स्टोर की हुई पावर को एक बारी में यूज करेगा। इससे स्टेडियम के हर एक पर्सन से पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये अपने मैजिक के जरिए इस स्वॉर्ड की एबिलिटी का मिस यूज कर सकता है, जिससे कि ये हमारे किंगडम को बर्बाद कर सकता है। मैं इसका मिस यूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसका परफेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस स्वॉर्ड के जरिए इस ब्रोकन दुनिया को बचाने वाला हूँ। तब कॉनरेड अपने की मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, पर तभी कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन नोजेल उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि कॉनरेड अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता और कैप्टन वर्मिलियन ये देख के हैरान होते हैं कि उन्हें फिर से कॉनरेड जैसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा है। तब सारे कैप्टन्स कॉनरेड के साथियों के बारे में पूछने लगते हैं और विजिट किंग उन्हें बताते हैं कि वो सारे के सारे पुराने विजिट किंग्स हैं जिन्हें कॉनरेड ने जिंदा कर दिया है। तब कॉनरेड मैजिक स्वॉर्ड को एरिना के अंदर घुसा देता है। इस लैंड पर ऐसी बहुत से पॉइंट हैं जहाँ पर माना की वेन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट और इंटरेक्ट करती हैं, और ये जगह उन्हीं में से एक है। 10 साल पहले मैंने इस अरीना को ऑल्टर किया था और इसे एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया था, पर तुम लोगों ने मुझे इसे एक्टिवेट करने से पहले ही रोक दिया। पर आज तो मुझे नहीं रोक पाओगे और अब तो तुम मेरे इस फ्लाइंग फोर्ट्रेस से भी नहीं भाग सकते। तो जूलियस, अब उस समय की भरपाई करने का वक्त आ गया है जो तुमने मुझसे छीना है। तब आस्था, नोवेल और फिनरल ब्रांच 0 में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आस्था चीख चीख के उन लोगों को दरवाजे को खोलने के लिए कहने लगता है, पर फिनरल उसे समझाता है कि वो लैब एक सीक्रेट है जिसे सिर्फ मैजिक स्पेल से ही खोला जा सकता है। तब फिनरल उस दरवाजे को खोल देता है, जहाँ पर ब्रांच की कोऑर्डिनेटर मिली उनका इंतजार कर रही होती है। तब नैरो भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें अपने साथ लैब के सबसे डीपेस्ट पार्ट में चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर वो आइटम होता है जो कि जूलियस को चाहिए होता है और सैली इस टाइम उसे एडजस्ट कर रही होती है। तब नोवेल नैरो से हमला करने वालों के बारे में पूछने लगती है और जैसे वो उसे बताती है कि उस बंदे का नाम कॉनरेड है, वैसे ही फिनरल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब नैरो उन्हें बताती है कि कॉनरेड पुराना विजिट किंग था, जिससे सुनकर आस्था भी हैरान हो जाता है। तब फिनरल नैरो से पूछने लगता है कि आखिर कॉनरेड वहाँ पर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बीमारी की वजह से मर गया था, जिस वजह से नैरो उन्हें कॉनरेड की कहानी सुनाने लगती है। कॉनरेड
कॉनरेड 27th विजिट किंग था और जब वो विजिट किंग नहीं बना था तब भी वो किंगडम का बहुत पावरफुल मैजिक नाइट था और वो बहुत जल्दी मैजिक नाइट्स का कैप्टन भी बन गया था। सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे और उसने अपनी एबिलिटीज के जरिए सभी की इज्जत को भी हासिल कर लिया था, जिस वजह से उसे विजिट किंग बना दिया गया। पर उसके बाद उसके अंदर कुछ बदल गया, उसने किंगडम के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, जिस वजह से उसे विजिट किंग के टाइटल से हटा दिया गया और ऊपर से उसने इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की। पर ऐसा नहीं हो सकता, एक विजिट किंग की जॉब तो किंगडम को बचाना है, तो आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि उसका प्लान एम्पेरियल स्वॉर्ड एल्डोसिया को इस्तेमाल करने का है, जो कि एक ऐसी आइटम है जिसे फर्स्ट विजिट किंग ने बनाया था। और जब जूलियस और बाकी सबको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कॉनरेड को सील कर दिया और सबको ऐसे बताया कि वो बीमारी की वजह से मारा गया ताकि किंगडम में कोई भी पैनिक ना हो। जूलियस के पास बहुत सारे एलीट मैजिक नाइट्स थे पर वो फिर भी कॉनरेड को सिर्फ कैद ही कर पाया। कॉनरेड के पास की मैजिक है जिसके जरिए वो कीज को क्रिएट कर सकता है जो कि हवा में दरवाजों को ओपन और क्लोज कर सकती हैं और इन दरवाजों के पीछे मैजिक स्पेस होती है जिसके अंदर कॉनरेड कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि टूल्स, ग्रीमोर और मैजिक, जिसका मतलब वो किसी का भी मैजिक चुरा सकता है और उसे जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकता है। तब वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नैरो अपने सील मैजिक से एक दरवाजे को खोल देती है और वो लोग और नीचे जाने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैजिक टूल्स को रखा गया होता है और विजिट किंग ने जो उन्हें लाने के लिए कहा होता है वो एक ऐसा टूल होता है जिससे कि मैजिक स्वॉर्ड की पावर को कंट्रोल किया जा सकता है और इसका आइडिया फर्स्ट विजिट किंग का होता है, पर अभी भी उन्होंने सिर्फ प्रोटोटाइप ही तैयार किया होता है। तब वो लोग ये देख के हैरान होते हैं कि कॉनरेड तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद है और कॉनरेड उस टूल को तोड़ देता है जिस पर वो लोग काम कर रहे थे। तब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पर कॉनरेड एक ही झटके में उन सभी को नीचे पटक देता है। तब आस्था उठने की कोशिश करने लगता है पर कॉनरेड उसे बांधकर उसे एक पत्थर के अंदर कैद कर लेता है। तो नैरो से पूछने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ पर पहुंचा कैसे है और हम देखते हैं कॉनरेड ने ये सब कुछ मेमोरी एक्सचेंज मैजिक की मदद से किया होता है जिसे उसने मार्क से चुराया होता है। तो कॉनरेड सभी को क्लोवर किंगडम दिखाने लगता है जहाँ पर उसके साथियों ने तबाही मचा दी होती है और कॉनरेड ने मैजिक स्वॉर्ड की मदद से सभी के मैजिक को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है जिससे कि सभी का मैजिक फ्लाइंग फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा होता है। तब उन्हें ये भी पता चलता है कि कॉनरेड ने सभी मैजिक नाइट्स को भी हरा दिया होता है और उन्हें मार दिया होता है जिससे कि नोवेल उदास हो जाती है और कॉनरेड नोवेल के भाई का मजाक उड़ाने लगता है जिससे कि नोवेल को गुस्सा आ जाता है और वो कॉनरेड के ऊपर हमला कर देती है पर कॉनरेड को कुछ भी नहीं होता और वो अपने मैजिक के जरिए नोवेल के मैजिक को छीन लेता है जिस वजह से आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कैद से आजाद हो जाता है। तो कॉनरेड नोवेल की मैजिक से आस्था के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि आस्था अपनी डेविल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कॉनरेड को नोवेल के मैजिक को वापस करने के लिए कहने लगता है। तब उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ आस्था कॉनरेड के मैजिक को काट रहा होता है और कॉनरेड को भी आस्था के एक एंटी मैजिक को देखकर काफी मजा आ रहा होता है। तब वो आस्था के ऊपर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को फेंकना स्टार्ट कर देता है जिसके नीचे आस्था दब जाता है पर आस्था फिर भी हार नहीं मानता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब कॉनरेड मैजिक की हेल्प से आस्था को पकड़ लेता है पर आस्था अपनी स्वॉर्ड की मदद से मैजिक को नलीफाई कर देता है। तुम्हारी पावर तो सच में बहुत कमाल की है। ये सिर्फ मैजिक को ही नलीफाई नहीं करती है बल्कि हर उस चीज को नलीफाई कर देती है जो कि मैजिक से बनी हुई होती है। मैं भी इस एबिलिटी को हासिल करना चाहूंगा पर अभी के लिए शायद मुझे रुकना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस मैजिक से मेरे बाकी मैजिक्स का क्या होगा। तो चलो फिर बात की जाए क्योंकि मैं और तुम एक जैसे पाथ पर ही तो चल रहे हैं। तुम पागल हो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। वो मैजिक स्वॉर्ड एक मैजिक टूल है जिसे फर्स्ट विजिट किंग ने बनाया था और मेरे की मैजिक के साथ उसकी परफेक्ट कंपैटिबिलिटी है। वो स्वॉर्ड इसलिए बनाई गई थी ताकि वो ग्रेट मेजिस और हीरोज के एक्सेप्शनल मैजिक को स्टोर कर सके और फ्यूचर जनरेशन के काम आ सके, जिस वजह से उसके अंदर सभी विजिट किंग्स का मैजिक है और साथ ही साथ उन सबकी आत्मा के हिस्से भी। क्या तुम समझ रहे हो कि ये वेपन कितना कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके बाद कितने सारे मैजिक को एक बारी में रिलीज कर सकता है। तो इसलिए अब मैं इसे सभी विजिट किंग्स के मैजिक और उन मैजिक के साथ मिला दूंगा जो मैंने स्टोर किए हैं ताकि मैं एक कंपाउंड मैजिक बना सकूं और जब वो पावर मेरे हाथ लग जाएगी तो मैं उससे माना वेन्स के अंदर डाल दूंगा जिससे कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले लोग भी। और तुम चिंता मत करो,
ये मैजिक स्वॉर्ड उन सोल्स को भी स्टोर कर सकती है जो कि मरे हुए होते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ उन लोगों को ही सिलेक्ट करूंगा जो कि वर्दी होंगे और उसके बाद उन्हें उस दुनिया में दोबारा ले आऊंगा जो कि मैंने बनाई है। मुझे पता है कि लोग मेरे मैजिक की वजह से मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैंने ये सब कुछ उनकी मेमोरीज में देखा है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील होता होगा। वो लोग जिनके पास मैजिकल पावर होती है उनके पास सब कुछ होता है, और जिनके पास मैजिक पावर नहीं होती है उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये दुनिया कितनी गलत है ना आस्था, तो क्या हमें इसे डिस्ट्रॉय करके नई दुनिया नहीं बनानी चाहिए? तो इसलिए आस्था मुझे ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग मिलके ऐसी दुनिया बना सकें जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। अपनी बकवास बंद करो। विज़र्ड किंग को अपने लोगों को बचाना चाहिए और इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग उसके नेशन में खुश और सेफ हो। तो इसलिए मैं तुम्हें इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा क्योंकि एक रियल विज़र्ड किंग ऐसा होने कभी नहीं दे सकता। तो आस्था और कॉनरेड आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और कॉनरेड आस्था को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सही कर रहा है, पर आस्था उसे पागल कह रहा होता है और उस पर हमला करके उस पर कट मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कि कॉनरेड को गुस्सा आ जाते हैं और वो आस्था को मारना स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो आस्था? इस कंट्री ने हमेशा तुम्हारे साथ इनइक्वालिटी की है और तुम्हें धोखा दिया है, तो आखिरकार क्यों तुम उनकी साइड लेने लगे हुए हो? तो इसलिए अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा आस्था, या तो तुम मेरा साथ दोगे या फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। तब कॉनरेड अपने बहुत सारे मैजिक से आस्था के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि आस्था बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तब कॉनरेड आस्था को एक आखिरी चांस देते हैं और उसे बताता है कि कल तक उसका फ्यूजन मैजिक तैयार हो जाएगा, तो इसलिए अगर वो उसे ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास कल तक का टाइम है। पर हम देखते हैं आस्था अभी भी उससे लड़ने की बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसका मैजिक कभी भी हार ना मानना है, जिसे सुनकर कॉनरेड हैरान हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि आस्था भी बिल्कुल उसी की तरह है। तब फिंडल अपने मैजिक से आस्था को अपने पास बुला लेते हैं, पर उसके पास भी ज्यादा मैजिक नहीं बचा होता और जैसे ही कॉनरेड उनकी तरफ बढ़ने लगता है वैसे यूनो वहाँ पर आ जाता है। तब वहाँ पर उसके साथ मिली भी आई होती है जो कि सैली को कुछ पीने के लिए देती है और खुद भी उस पोशन को पी लेती है। तब यूनो कॉनरेड को रोकने की कोशिश करने लगता है पर कॉनरेड को कुछ नहीं होता। तब मिली और सैली कॉनरेड को रेड स्ट्रिंग से बांध देती है, जिस वजह से नैरो कॉनरेड को सील करने लगती है, पर कॉनरेड अपने की मैजिक की मदद से उसकी सील से बच जाते हैं, जिस वजह से यूनो उन सभी को उड़ाकर वहाँ से बाहर ले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जिस फ्यूजन की बात कॉनरेड कर रहा होता है वो भी 20% पूरा हो चुका होता है और उसके साथ ही ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वहाँ के किंगडम को तबाह करके न्यू किंगडम में क्या होने वाला है। तब कॉनरेड ने उन्हें परफेक्ट माना वेन ढूंढने के लिए कहा होता है और जेस्टर को वो माना वेन जूनो और आस्था के विलेज हाज में मिली होती है, जहाँ पर डीमन स्केलेटन होता है, जिसे सुनकर कॉनरेड को जूलियस और अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उसने जूलियस को बताया होता है कि वो एक दिन पूरी कंट्री को चेंज करके रहेगा क्योंकि उसका मैजिक कभी हार ना मानना है। तब यहाँ नोएल को होश आ जाते हैं और हम देखते हैं वो सभी लोग गोल्डन डॉन के इमरजेंसी शेल्टर के अंदर होते हैं, जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है। तब मिमोसा नोएल को बताती है कि कैप्टन्स की वजह से वो लोग बाहर आ गए थे, पर वो लोग वहीं पर लड़ने के लिए रुक गए, जिस वजह से उन्हें नहीं पता कि उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ। तब आस्था को भी होश आ जाता है और वो इतनी सारी चोटें लगने के बावजूद भी कॉनरेड को हराने के बारे में सोच रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि अगर वो कॉनरेड को नहीं रोकेंगे तो कल सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर हम देखते हैं कोई भी उन सबके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होता और सैके भी सबको वहाँ से चलने के लिए कहता है और बाकी नेशंस की मदद लेने के लिए कहता है, जिस वजह से सभी लोग उसकी बातों को डिस्कस करने लगते हैं। आखिरकार तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारे भाग जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स हैं, तो आखिरकार हम लोग ऐसे हार कैसे मान सकते हैं? हम विज़र्ड किंग और बाकी मेजिस की वजह से ही खुशी से रह पा रहे हैं। हमें उन सभी स्कॉट्स ने बचाया है जो कि हमारे पैदा होने से पहले यहाँ पर थी। उन सभी मैजिक नाइट्स ने कभी भी हार नहीं मानी है और विज़र्ड किंग ने उन्हें रास्ता दिखाया है ताकि ये कंट्री हमेशा सेफ रह सके, और ये उनके सैक्रिफाइस की वजह से ही है कि क्लोवर किंगडम आज भी एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आखिरकार हम हार कैसे मान सकते हैं? मैं इस कंट्री को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि अब उन सभी चीजों को बचाने की मेरी बारी है जिन्हें हमेशा विज़र्ड किंग और कैप्टन्स ने बचाया है, और ये सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये कंट्री हमारी है। मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करके हील कर लूंगा और उसके बाद मैं कॉनरेड के साथ लड़के उसे हरा दूंगा। तो इसलिए अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम लोग जरूर जीत जाएंगे, चाहे हम अकेले उन सब का सामना ना कर सकते हो, पर अगर हम लोग एक साथ मिल जाएं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या यही मैजिक नाइट्स होने का मतलब नहीं है? हम सभी ने इसीलिए मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया है, तो
तो इसलिए ऐसा कोई एनिमी नहीं है जो कि हमें रोक सके। मैं किसी को भी अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, पर अगर कोई भी लड़ना चाहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा साथ जरूर देंगे। तब हम देखते हैं नोएल अपने ब्लैक बुल के रूप को पहन लेती है और आस्था का साथ देने की बात करने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं बाकी सबके अंदर भी हौसला आ जाता है और वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आस्था उन्हें फिर से हौसला देने लगता है। तब सैके चुपचाप वहाँ से खिसक रहा होता है, पर तभी उस जगह का मेन गेट फट जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर कैप्टन मरेलोना आ जाती है और उनके साथ कुछ और मैजिक नाइट कैप्टन्स भी होते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो मैजिक नाइट कैप्टन्स बच गए होते हैं वो किसी मिशन या ट्रेनिंग की वजह से क्लोवर किंगडम से दूर होते हैं, जिस वजह से कॉब और मार्क्स ने मिलकर उन्हें इकट्ठा कर लिया होता है। और अपने साथियों से कैप्टन जैक को ये भी पता लगा होता है कि कैप्टन यामी, नोज़ेल और वर्मिलियन अभी भी जिंदा होते हैं, पर उन्हें एक बैरियर के अंदर कैद किया होता है, जिसे सुनकर आस्था और नोवेल खुश हो जाते हैं। तो कैप्टन विलियम को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतने पावरफुल मैजिक नाइट्स को पकड़कर क्यों रखा गया हुआ है, जिस वजह से नैरो उन्हें समझाती है कि कॉनरेड को उनके मैजिक पावर की जरूरत है, जिससे कि वो और उसके साथी ताकतवर बन सकते हैं। तब कैप्टन विलियम सबको तैयार होने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर ब्लैक बुल्स भी आ जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि ब्लैक बुल्स का बेस भी बैरियर के अंदर ही कैद है। तो सबको कॉनरेड का प्लान समझ में आ जाता है और रास्ता स्वॉर्ड को तोड़ने की बात करने लगता है, जिस पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और यहाँ सबकी पावर को रिकवर करने के लिए चामी ने सबके लिए खाना बनाया होता है, पर नोवेल मैजिक के वापस आने के बावजूद भी अपनी सारी स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, क्योंकि कॉनरेड ने उसकी ग्रीमोर को चुरा लिया होता है। तो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं वो लोग सबसे पहले ब्लैक बुल के बेस को बचाने चले जाते हैं, क्योंकि ब्लैक बुल का बेस उन्हें आसानी से बहुत सारे लोगों को वहाँ ले जाने में मदद कर सकता है। और कॉनरेड को हराने के प्लान में आस्था उन लोगों का हुक्म का इक्का होता है, क्योंकि आस्था के पास एंटी मैजिक होता है, जिसके जरिए वो किसी के भी मैजिक को निलीफाई कर सकता है। तब आस्था बैरियर को तोड़ के ब्लैक बुल के बेस को आजाद कर देता है, जहाँ पर सारे मैजिक नाइट चले जाते हैं और हेनरी उन सभी के मैजिक पावर्स को इस्तेमाल करके ब्लैक बुल के बेस को कन्वर्ट कर देता है और चार्मी उन सबके मैजिक को दोबारा से रिकवर करने लगती है। तब वो बेस उड़ने लगता है और प्रिंसिया के सोल्जर्स उसे उड़ने से रोकने लगते हैं, जिस वजह से कैप्टन जैक और शार्लेट मिलके उन मैजिक सोल्जर्स को हरा देते हैं। पर वहाँ पर और भी मैजिक सोल्जर्स आ जाते हैं, जिस वजह से कैप्टन विलियम भी उनकी मदद करने चले जाते हैं और अपने मैजिक के जरिए उन मैजिक सोल्जर्स की बनाई हुई दीवार के अंदर रास्ता बना देते हैं, जिस वजह से ब्लैक बुल्स का बेस उड़ के वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों कैप्टन उन मैजिक सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए रुक जाते हैं। तब कैप्टन मेरिलोना आस्था को सभी को मोटिवेट करने के लिए कहती है और आस्था सभी को बहादुरी से लड़ने के लिए कहता है। तब यहाँ प्रिंसिया को एहसास हो जाता है कि मैजिक नाइट्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं, जिसके बारे में वो कॉनरेड को बता देती है और हम देखते हैं वहाँ पर कॉनरेड ने विजिट किंग को भी बात के रखा होता है। तो उन लोगों ने मुझसे लड़ना चुना है। मुझे लगा ही था कि वो लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अपने विजिट किंग की तरह हैं। ग्रैंड फिनाले बहुत जल्द आने वाला है और क्लाइमैक्स के लिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सीट रखी हुई है। तो तुमने इस वजह से मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जिनसे तुम प्यार करते हो और जिनको तुम बचाना चाहते हो, तब उनकी आखिरी मरती हुई चीखें सुनो। वो सभी लोग एक पावरलेस फॉल्स किंग के आगे मरेंगे और उसके बाद क्लोवर किंगडम का एक नया एरा स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस शो के लिए तैयार होगे। तब हम देखते हैं कॉनरेड अपने फ्लोटिंग कैसल को लेकर डीमन स्कल के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नैरो सबको बताती है कि वो बैरियर बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब हम देखते हैं उन मैजिक नाइट्स के साथ लड़ने के लिए जेस्चर आ जाता है। तो तुम लोग हमें यहाँ पर रोकने आए हो, पर मैं तुम्हें सच से बता देता हूँ कि ये बिल्कुल होपलेस है, क्योंकि एक विजिट किंग कोई भी ब्लाइंड स्पोर्ट नहीं छोड़ता, जिस वजह से तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। तो जेस्चर ब्लैक बुल्स के बेस के ऊपर हमला कर देता है। तब ब्लैक बुल का बेस बच जाता है और मैजिक नाइट्स को एहसास हो जाता है कि जेस्चर कितना ज्यादा ताकतवर है। तब आस्था उससे लड़ने जाने लगता है, पर मैग्ना उसे मना कर देता है, क्योंकि इसे मैजिक नाइट संभालने वाले होते हैं। तब हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस में से कैनन्स बाहर आ जाती हैं, जिसमें से लक, गॉर्डन, मैग्ना और कुछ मैजिक नाइट्स मिलकर अपनी अपनी पावर से फायरिंग को स्टार्ट कर देते हैं और गोश अपने मिरर मैजिक की मदद से उनकी पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि जेस्चर के क्रिस्टल के अंदर छेद हो जाता है। पर इससे कैसल के बैरियर को कुछ भी नहीं होता और जैसे ही ब्लैक बुल्स जेस्चर के क्रिस्टल को पार करते हैं, वैसे ही एडवर्ड और प्रिंसिया उनसे लड़ने आ जाती हैं। पर फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से ब्लैक बुल्स
बुल्स के बेस को उनसे भी बचा लेता है, पर वो अपने मैजिक से बैरियर को पार नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से हम देखते हैं आस्था ब्लैक बुल बेस के सामने आ जाता है और कैप्टन यामी को पूरा भरोसा होता है कि आस्था ये कर सकता है। तब आस्था अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को बड़ा कर लेता है और उसे बैरियर की तरफ पॉइंट करने लगता है, पर तभी एडवर्ड और प्रिंसिया उसे रोकने आ जाते हैं और वो आते ही जोरा के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस वजह से नैरो उन्हें एक बैरियर में कैद कर लेती है और फिनरल अपने मैजिक से उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। तब आस्था अपनी तलवार से उस बैरियर को तोड़ने लगता है, पर तभी जेस्चर उस तलवार पे हमला करके ब्लैक बुल बेस का संतुलन बिगाड़ देता है। तब कैप्टन मेरिलोना बेस को संभाल लेती है। तुम लोगों को पता है ना कि ये बैरियर इंपीरियल स्वॉर्ड की ताकत से बनाया गया है, तो इसलिए अगर तुम इसे तोड़ भी दोगे तो भी ये बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेगा। तो चलो फिर अब एक न्यू वर्ल्ड को बनाने के लिए मुझे तुम सभी को खत्म करना होगा। तब जेस्चर आस्था पर हमला करने लगता है, पर यूनो जेस्चर पर हमला करके आस्था को बचा लेते हैं और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब मैजिक नाइट्स यूनो की मदद करने लगते हैं और वो सभी लोग मिलके ब्लैक बुल के बेस को बैरियर की तरफ ले जाने लगते हैं। तब जेस्चर भी अपने आगे एक बैरियर बना देते हैं, जिसे वो लोग आस्था की तलवार की मदद से अपनी पूरी ताकत से तोड़ देते हैं, पर हम देखते हैं सिर्फ आस्था और यूनो ही अंदर जा पाते हैं और वो बैरियर दोबारा से ठीक हो जाता है। तब कैप्टन मेरिलोना आस्था को कॉनरैड को संभालने के लिए कहती है, जिसके लिए आस्था तैयार हो जाता है और वो और यूनो उसकी तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं कि कॉनरैड डीमन स्कल के ऊपर है और यूनो आस्था को बताता है कि वो वहाँ पर वेंस को ढूंढते हुए आया है। तब जेस्चर आस्था और यूनो पर हमला कर देते हैं और यूनो जेस्चर को उसके हवाले छोड़कर आस्था को कॉनरैड के पास जाने के लिए कहता है, जिस वजह से आस्था वहाँ से चला जाता है और जैसे जेस्चर उसके पीछे जाने लगता है वैसे यूनो उसे रोक देता है और बेल के साथ मिलकर अपनी स्पिरिट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। तब कैप्टन मेरिलोना भी सारे मैजिक नाइट्स को अपनी पोजीशन लेने के लिए कहती है, क्योंकि उनका प्लान काम कर गया होता है और उन्होंने एनिमीज को अलग अलग कर लिया होता है, जिस वजह से हम देखते हैं ब्लैक बुल्स एडवर्ड से लड़ने चले जाते हैं और बाकी मैजिक नाइट्स अभी भी बैरियर को तोड़ने में लगे होते हैं। तो कैप्टन मेरिलोना भी प्रिंसिया से लड़ने चली जाती है और सबको धमकी देती है कि अगर कोई भी हारेगा तो वो उन्हें खुद अपने हाथों से मार डालेगी। तब प्रिंसिया ये देख के हैरान होती है कि कैप्टन मेरिलोना वहाँ पर अकेली आई है और उससे पूछने लगती है कि कहीं वो कोई ट्रिक्स परफॉर्म तो नहीं कर रही। क्या तुम कोई ट्रिक एक्सपेक्ट कर रही हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई कमजोर नहीं हूँ जो कि एक ऑनेस्ट फाइट को नहीं जीत सकती। तुम्हारा नाम प्रिंसिया है ना, एक ऐसी सोल्जर जिसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ 1000 सोल्जर्स से भी ज्यादा है और तुमसे तो सभी लोग बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि तुम विज़र्ड किंग्स में भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हिस्ट्री बुक्स के अकॉर्डिंग चाहे लड़ाई जितनी मर्जी मुश्किल रही हो, पर तुमने हमेशा जीत हासिल की है। तो इसलिए मैं ये देखने आई हूँ कि एक फेयर फाइट में हम में से कौन ताकतवर है। तब प्रिंसिया इसके लिए तैयार हो जाती है और वहाँ पर अपने मैजिक सोल्जर्स को बुला लेती है ताकि उन्हें हरा के कैप्टन मेरिलोना ये साबित कर सके कि वो प्रिंसिया से लड़ने के काबिल है। पर हम देखते हैं कैप्टन मेरिलोना अपने एक ही हमले से उन सभी सोल्जर्स को हरा देती है। तब यहाँ यूनो जेस्टर पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जेस्टर उसके हाथ ही नहीं लगता और उस पर हमला करके उसे एरिना के नीचे फेंक देते हैं ताकि वो उस जगह को उसकी कवर बना सके। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुमने मुझे घेर लिया? पर यहाँ पर सब कुछ ऑपोजिट है। मैजिक स्वॉर्ड ने जो भी मैजिकल एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो सिर्फ इस कैसल को पावर नहीं दे रही है, बल्कि वो हमें भी पावर दे रही है, जिस वजह से जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरी पावर कभी नहीं खत्म हो सकती। तब जेस्टर यूनो के ऊपर हमला कर देता है, पर यूनो उसे रोक देता है और उसे समझाता है कि वो उन लोगों के अगेंस्ट नहीं जीत सकता, जिसे सुनकर जेस्टर हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं यूनो ने कैप्टन यामी को छुड़वा लिया होता है और उसने जो जेस्टर के ऊपर हमले किए होते हैं वो भी उसने कैप्टन यामी, कैप्टन नोजेल और कैप्टन वर्मिलियन को बचाने के लिए किए होते हैं, जो कि जेस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। पर जेस्टर अपने बैरियर मैजिक से खुद को बचा लेते हैं। तो क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग इससे मुझे रोक सकते हो? इनकी मैजिकल पावर तो हमने पहले ही सारी की सारी ड्रेन कर ली है और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि ये अभी भी खड़े हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। तो चलो फिर देखते हैं क्या हकीकत क्या होता है। तुम खुद को विज़र्ड किंग कहते हो, पर फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। तो जेस्टर अपने मैजिक से उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ ब्लैक बुल्स ने भी एडवर्ड पर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है, पर वो अपने हमलों से एडवर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते और एडवर्ड अपने आइस मैजिक से उन सभी के हमलों को फ्रीज कर रहा होता है। और हम देखते हैं नोएल भी अपनी ग्रिमोर की पावर इस्तेमाल ना करने की वजह से ज्यादा स्पेल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, पर उसे पूरा विश्वास होता है कि ब्लैक बुल्स एडवर्ड को संभाल सकते हैं। अगर आस्था अपनी स्वॉर्ड से मैजिक स्वॉर्ड को टच करने में कामयाब हो जाता है तो ये सारे के सारे विज़र्ड किंग्स गायब हो जाएंगे, जिस वजह से हमें तब तक के लिए इसे रोक कर रखना होगा। तुम लोग तो सच में बहुत कमजोर हो, तो इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से जाकर कहीं छुप जाओ ताकि मैं तुम तक ना पहुँच सकूं। अगर तुम करप्ट नोबल या फिर रॉयल होते जो कि सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो फिर मैं तुम्हें मार देता, पर मैं तुम्हें देखकर ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिल बिल्कुल प्योर
और है, तो इसलिए यहाँ से चले जाओ। और अगर तुम हमारे रास्ते में ना आने की कसम खाओगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। पर हम देखते हैं ब्लैक बुल्स इसके लिए मानते ही नहीं है और सीधा एडवर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी एडवर्ड अपने माना जोन की मदद से वहाँ पर सबको बर्फ में जमा देता है, जिससे कि ब्लैक बुल्स भी जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तब एडवर्ड उनसे पूछने लगता है कि क्या वो लोग सोसाइटी से तंग नहीं है और आखिरकार क्यों वो लोग उनके अच्छे कामों के बीच में आ रहे हैं। पर तब नोएल उन्हें समझाती है कि उनका दूसरों को मारने का कोई हक नहीं है, जिस वजह से वो लोग उन्हें रोक कर रहेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि किसी को भी किसी को मारने का हक नहीं है और इसी वजह से ये सब कुछ बदलना जरूरी है। हम एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करेंगे जहाँ पर आउटसाइडर्स और पावरलेस खुशी खुशी रह सकते हैं। तब एडवर्ड वहाँ पर अपना एक आइस का मॉन्स्टर बुला लेता है और यहाँ कैप्टन मेरेलोना प्रिंसिया पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है। पर प्रिंसिया बार बार मैजिक सोल्जर्स के साथ अपनी जगह को चेंज कर रही होती है, जिस वजह से कैप्टन मेरेलोना उस तक नहीं पहुँच पा रही होती। और इसी चीज का फायदा उठाकर प्रिंसिया अपनी तलवार को कैप्टन मेरेलोना के आर पार कर देती है और कैप्टन मेरेलोना अपने माना जोन को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से हम देखते हैं आसपास की चीजें पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो प्रिंसिया की तलवार को तोड़कर उस पर हमला कर देती हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तब हम देखते हैं प्रिंसिया ने कैप्टन मेरेलोना का मुक्का रोक लिया होता है, जिससे कैप्टन मेरेलोना को मजा आने लगता है। पर तभी प्रिंसिया उन्हें मारना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं प्रिंसिया को बहुत टाइम बाद ऐसा अपोनेंट मिला होता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से उसे लड़ाई में मजा आने लगता है। तब यहाँ जेस्चर सभी पर भारी पड़ रहा होता है और बेल यूनो को एहसास दिलाती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे कैप्टन जल्दी ही थक जाएंगे। तो यूनो जेस्चर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जेस्चर वापस उसी पर हमला कर देते हैं, जिससे कि कैप्टन नुज़ेल और कैप्टन वर्मिलियन उसे बचा लेते हैं और कैप्टन नुज़ेल को चोट लग जाती है। तब कैप्टन वर्मिलियन यूनो को बस वही करने के लिए कहते हैं जो वो कर सकता है और उसे उनकी चिंता करने से मना करते हैं, जिस वजह से यूनो उन्हें कुछ टाइम निकालने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने हमले से जेस्चर को खत्म कर सके। तब यहाँ कैप्टन यामी जेस्चर के साथ लड़ रहे होते हैं और कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन नुज़ेल भी जेस्चर पर हमला कर देते हैं। तो जेस्चर अपने बैरियर मैजिक से उन सभी को दूर फेंक देता है। तो यूनो भी अपनी ताकत को इकट्ठा कर लेता है और जेस्चर पर हमला कर देता है, जिसे जेस्चर अपने बैरियर से रोक लेता है। पर यूनो उसके बैरियर के एक ही पॉइंट के ऊपर दबाव डालने लगता है, जिससे कि वो बैरियर टूटना स्टार्ट हो जाता है। पर जेस्चर को इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, जिस वजह से वो अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट कर लेता है। तब यहाँ कॉनरेड मैजिक स्वॉर्ड लेकर खड़ा हुआ होता है। लुमेर, तुमने 100 से भी ज्यादा सालों से इस जगह की रखवाली की है, तो देखना मैं उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा जैसी तुम दुनिया चाहते थे और तुम्हारे ड्रीम को पूरा कर दूंगा। तो आस्था कॉनरेड से लड़ने आ जाते हैं और कॉनरेड भी इस बात से खुश होता है, जिस वजह से वो अपने की मैजिक से आस्था के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बताता है कि अब वो लेट हो चुका है। तब कॉनरेड मैजिक स्वॉर्ड को माना वेन के अंदर डाल देता है ताकि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सके और हम देखते हैं उसके ऐसा करते ही पूरी क्लोवर किंगडम टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब हार मान लो आस्था, मैंने मैजिकल स्वॉर्ड को एक सिंगुलर पॉइंट पर इंजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से अब कोई भी क्लोवर किंगडम की बर्बादी को नहीं रोक सकता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उस स्वॉर्ड को निकालकर तुम्हारी इस बात को गलत प्रूफ कर दूंगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्विट करना किसे कहते हैं, तो इसलिए मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा। तो इसलिए तुम्हें पीछे हटना होगा। तब वो दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं होते और एक दूसरे को बताते हैं कि उनका मैजिक कभी ना हार मानना है। तब हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिया ने कैप्टन मेरेलोना को हरा दिया होता है और उसे इस बात का अफसोस होता है कि कैप्टन मेरेलोना उसे पहले क्यों नहीं मिली। तब प्रिंसिया वहाँ से जाने लगती है, पर कैप्टन मेरेलोना फिर से खड़ी हो जाती है और प्रिंसिया पर हमला करके उसे पीछे धकेल देती है, जिस वजह से प्रिंसिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कैप्टन मेरेलोना की पावर अचानक से कैसे बढ़ गई। और वो इस चीज को कैप्टन मेरेलोना को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार वो अभी भी कैसे मूव कर पा रही है। तब कैप्टन मेरेलोना सभी को याद करने लगती है। ये सब कुछ मेरे साहस की वजह से है और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर हार मान जाऊंगी तो उन बेवकूफों को लगेगा कि वो मुझ पर हंस सकते हैं। तो कैप्टन मेरेलोना प्रिंसिया पर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं और उन दोनों को ही इस लड़ाई में बहुत मजा आ रहा होता है, जिस वजह से हम देखते हैं प्रिंसिया अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट करके एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेती है। तो यहाँ जेस्चर को भी यूनो के साथ लड़ने में काफी मजा आ रहा होता है। तो जेस्चर यूनो पर हमला कर देता है और यूनो उसके हमले को रोककर उससे समझाने लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। मुझे ये बताना बंद करो, किसी को भी नहीं पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो इसलिए जजमेंट देना बंद करो, क्योंकि हम लोग सेम है। कॉनरेड और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और उसे पूरा करने के लिए हम लोग
जो कुछ भी कर सकते हैं। तब तीनों कैप्टन्स भी लड़ाई को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह की लड़ाई में किसी को समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, तो इसलिए हम उसे प्रोटेक्ट करना चूज करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम तब तक करते हैं जब तक हमारे अंदर कुछ नहीं बचता। तब हम देखते हैं वो तीनों कैप्टन्स अपनी पावर को मिलाकर जेस्टर के क्रिस्टल को तोड़ देते हैं और जेस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर जेस्टर ने अभी भी हार नहीं मानी होती और आस्था की तरह ही अपनी तलवार को सीधा जेस्टर में दे मारता है, जिस वजह से जेस्टर सीधा बैरियर में जा लगता है। और हम देखते हैं वो उन सभी को हराने के लिए कैसल के बैरियर की पावर को अपने अंदर खींचने लगता है। तब यहाँ कॉनरेड अभी भी आस्था को उसके साथ हाथ मिलाने के लिए कह रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि वो जो कुछ कर रहा है वो सही है, पर आस्था उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उसे बताता है कि उसका सपना बस विजिट किंग बनना है। तब कॉनरेड उसे समझाता है कि विजिट किंग बनने से कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो खुद भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया होता। तब वो अपने मैजिक से आस्था के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और आस्था को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैंने तुम्हें घेर लिया है, जिस वजह से तुम्हारी तलवार अब मुझे कभी टच नहीं कर पाएगी, चाहे तुम्हारे दिल के अंदर जितनी मर्जी आग हो, पर तुम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, आस्था मेरे साथ खड़े हो जाओ और देखना मैं तुम्हें नए वर्ल्ड का न्यू किंग बना दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी ये बात कभी नहीं मानने वाला। तुम ऐसे किसी की भी मदद से विजिट किंग नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें विजिट किंग का टाइटल अपनी मेहनत से हासिल करना पड़ता है और तुम एक चीज के बारे में गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ और अगर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है तो मैं ये रास्ता बनाकर रहूंगा। तब आस्था अपनी डेविल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और कॉनरेड पे हमला करके उसे नीचे फेंक देते हैं। तब आस्था मैजिक स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है, पर कॉनरेड उसे फिर से रोक लेता है। अब मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के थक गया हूँ, तो इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ पॉइंटलेस गेम्स नहीं खेलना चाहता। तो इसलिए अगर हम लोग सेम पाथ पर नहीं चल सकते तो अब मुझे अपनी खुद की पावर को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। आस्था, मैंने तुम्हारी पावर की वजह से तुम्हें अपनी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर नहीं दिया है, और ना ही इस वजह से दिया है क्योंकि तुम इस नेशन की इनइक्वालिटीज को जानते हो। मैंने तुम्हें ये मौका इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी जैसी ही डिटर्मिनेशन है, पर ये बहुत बुरी बात है कि तुमने दूसरा रास्ता चुना। तब कॉनरेड अपनी की मैजिक के अंदर स्टोर की हुई सारी मैजिक पावर को अनलॉक कर देता है, जिससे कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और वो और आस्था एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। पर आस्था का एंटी मैजिक इतने सारे मैजिक को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा होता। तब एडवर्ड अपने मॉन्स्टर की मदद से ब्लैक बुल्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर जोरा अपने ट्रैप की मदद से सभी लोगों को बचा लेता है और वह सभी लोग मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और उस मॉन्स्टर को तोड़ देते हैं। तब एडवर्ड उससे भी बड़ा एक मॉन्स्टर बना देते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से नोएल ये दुआ करने लगती है कि आस्था जल्द से जल्द अपनी लड़ाई को जीत जाए, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एडवर्ड को नहीं रोक पाएंगे। तब यहाँ आस्था कॉनरेड पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका कोई भी हमला कॉनरेड पर टच ही नहीं कर पा रहा होता और कॉनरेड उस पर भारी पड़ रहा होता है। तब कॉनरेड आस्था के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है और उसे समझाता है कि चाहे विजिट किंग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हो, पर वो फिर भी इस नेशन को नहीं बदल पाए हैं, जिस वजह से सारे विजिट किंग्स बहुत ज्यादा यूजलेस हैं और ऊपर से जूलियस भी एल्व्स के हमले में किंगडम को नहीं बचा पाया था। तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तुम भूल रहे हो कि विजिट किंग जूलियस ने सिटीजन्स को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, जैसे कि फर्स्ट विजिट किंग ने किया था। और फर्स्ट विजिट किंग तो 100 से भी ज्यादा सालों तक यहाँ पर सो रहे थे, ताकि जब हमें उनकी जरूरत पड़े तो वो हमारी मदद कर सके। तब लीवे देखते हैं कि आस्था फिर से मरने वाला है, जिस वजह से वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं आस्था के पास एक और पंख आ जाते हैं। तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। तुम विजिट किंग इसलिए बन पाए थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज देखी थी, पर तुमने उन लोगों को धोखा दिया है, जिस वजह से तुम उस टाइटल के लायक नहीं हो। क्योंकि रियल विजिट किंग उन लोगों को इंस्पायर करता है जिन्हें वो प्रोटेक्ट करता है और उन्हें वो ड्रीम्स देता है जिन्हें वो लोग सच कर सकते हैं। तो कॉनरेड और आस्था फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और कॉनरेड आस्था को फिर से समझाने लगता है कि दुनिया के बारे में वो जो कुछ सोचता है दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। पर आस्था उसे समझाता है कि ये सब को डिसाइड करना उसका हक नहीं है। तो कॉनरेड आस्था पर फिर से भारी पड़ता है और आस्था को एहसास होता है कि उसकी डेविल फॉर्म का टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि कभी ऐसा वक्त था जब मैं इस कंट्री और यहाँ के लोगों पर विश्वास करता था, और जब मैं विजिट किंग बना तो तुम जिन चेंजेस की बात कर रहे हो मैंने वो सब कुछ करने की कोशिश की, पर लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे ये पूरा यकीन है कि तुमने भी ये सहा होगा। तुम्हें क्या लगता है थोड़े से लोग अच्छे होने की वजह से बाकी सारे लोग भी चेंज हो जाएंगे? ये बातें चेंज होने की नहीं है, बल्कि ये बातें साथ होने की है। तुम इस दुनिया को अपने तरीके से बनाना चाहते हो, जहाँ पर सिर्फ तुम्हें खुश होने की आजादी होगी, पर मैं सबके साथ खुश रहना चाहता हूँ, जिस वजह से हम लोग मिलकर इस कंट्री को चेंज करेंगे और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पर सभी लोग मिलकर
मिलकर खुशी खुशी रहेंगे तब आस्था कॉनरेड की तलवार को गिराकर उस पर हमला कर देते हैं। पर बीच में नोवेल की ग्रिमोर आ जाती है, जिसके साथ आस्था की तलवार टच होते ही नोवेल का मैजिक वापिस आ जाता है। जिस वजह से हम देखते हैं जैसे ही एडवर्ड का मोस्टर नोवेल पर हमला करता है, वैसे ही नोवेल अपने वॉल्करी आर्मर को एक्टिवेट कर देती है और उसके हमले से बच जाती है। तब सभी लोग ये देख के खुश हो जाते हैं। तब एडवर्ड उनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो आइडियल वर्ल्ड को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, और नोवेल उसे समझाती है कि एक ट्रू आइडियल वर्ल्ड को किसी पर फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे खुद कमाना पड़ता है। तब घोष अपने मिरर मैजिक की मदद से नोवेल की कॉपीज बना देते हैं और वो सारी कॉपीज उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती हैं। सच्चाई तो ये है कि मैंने भी इस जिंदगी को हमेशा कोसा है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे मैजिक ना कंट्रोल करने की वजह से छोड़ दिया था और मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। पर अब मेरे पास बहुत कमाल के दोस्त हैं, जिस वजह से मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ पर बिलोंग करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट किया है और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो नोएल की सारी कॉपीज उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती हैं, पर वो मॉन्स्टर उनके हमलों को रोकने लगता है, जिस वजह से सारे ब्लैक बुल्स भी नोएल की मदद करने आ जाते हैं और अपनी पावर से एडवर्ड और मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। तो नोएल एडवर्ड को समझाती है कि ये दुनिया अपने आप बदल सकती है, तो वो उसे खुद चेंज करेंगे और इसके लिए उन्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो नोएल अपने हमले से एडवर्ड के मॉन्स्टर को तोड़ देती है और एडवर्ड के पास जाकर अपने हमले को रोक देती है और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का मौका देती है। तब यह कॉनरेड भी आस्था के ऊपर हमला कर देते हैं और आस्था भी कॉनरेड को ये समझा रहा होता है कि वो लोग दोस्तों के बिना कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से वो ऐसे ही लोगों को नहीं मार सकता और ऐसा वर्ल्ड नहीं बना सकता जहाँ पर सिर्फ चुनिंदा लोग ही रहते हो। तब आस्था कॉनरेड के हमले को काटकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि मैजिक स्वॉर्ड भी डीमन स्कल से बाहर आ जाती है और वो तबाही रुक जाती है। तब यहाँ सारे विजिट किंग्स की पावर खत्म होने लगती है और एडवर्ड ये जान के बहुत ज्यादा खुश होता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे नोवेल्स हैं जो कि कमजोरों के साथ खड़े हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी उम्मीद बाकी है। तब यहाँ कैप्टन मेरिलोना ने प्रिंसिया को हरा दिया होता है और प्रिंसिया को भी इस लड़ाई में बहुत मजा आया होता है। तब यहाँ आस्था भी ये जान के खुश होता है कि वो जीत चुका है, पर कॉनरेड ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो अपनी लाइफ की बदले में एक फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके और एक मीटियोर को क्लोर किंगडम के ऊपर फेंकने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो आस्था इसे देखकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कैप्टन यामी विजिट किंग और मैजिक स्वॉर्ड को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और विजिट किंग आस्था को वो मैजिक स्वॉर्ड दे देते हैं और उसे समझाते हैं कि इस नेशन का फ्यूचर अब उसके हाथों में है। तब हम देखते हैं फिंडल के स्पेशल मैजिक की मदद से सारे मैजिक नाइट्स मैजिक स्वॉर्ड को अपनी पावर देने लगते हैं, जिससे कि आस्था को मैजिक स्वॉर्ड की पावर मिल जाती है और वो सीधा कॉनरेड की तरफ बढ़ने लगता है। तब आस्था डीमन स्लेयर स्वॉर्ड और मैजिक स्वॉर्ड की मदद से उस मीटियोर को काटने लगता है और कॉनरेड अभी भी क्लोवर किंगडम की तबाही के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। तो कॉनरेड की वाइफ का लॉकेट उसके गले से टूट जाता है, जिससे कि वो रुक जाता है और आस्था कॉनरेड से वादा करता है कि वो ये दिखा के रहेगा कि वो कॉमनर जिसके पास मैजिकल पावर भी नहीं है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता है। तब आस्था कॉनरेड के ऊपर हमला कर देता है और उस मीटियर को भी तोड़ देता है। रुको जरा, क्या उस लड़के ने मुझे हरा दिया? पर आखिरकार मैं इतना ज्यादा सेटिस्फाइड क्यों हूँ? ये सब कुछ इसकी वजह से है। आस्था, जल्द से जल्द विजिट किंग बन जाओ और अपने दिल के उस वॉर्म वर्ल्ड को सबके साथ शेयर करो और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा मैजिक कभी ना हार माना है। तो कॉनरेड और उसके साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो मैजिक स्वॉर्ड टूट जाती है। तब यहाँ लड़ाई खत्म होने के बाद विजिट किंग आस्था को कॉनरेड की स्टोरी बताते हैं। कॉनरेड बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और चीयरफुल था और वो जब देखता कि लोग मुसीबत में हैं तो वो उनकी मदद करता था, जिस वजह से सभी लोग उसे प्यार करते थे। पर उसके बाद उसे रॉयल्स ने फ्रेम किया, जिस वजह से उसकी वाइफ और कॉमरेड्स को भी मार दिया गया और उसके बाद वो पूरी तरह से बदल गया। तो थैंक यू आस्था उसे रोकने के लिए। तब मिमोसा आस्था को हील कर देती है और आस्था को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो मैजिक स्वॉर्ड की पावर को कैसे यूज कर पाया है, क्योंकि उसने तो अपने एंटी मैजिक से उसके मैजिक को न्यूट्रलाइज कर दिया था। जिस वजह से विजिट किंग उसे समझाते हैं कि उस मैजिक स्वॉर्ड के अंदर बहुत सारे विजिट किंग्स की सोल के टुकड़े थे जिन्होंने अपनी पावर आस्था को दे दी थी, जिससे सुनकर आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और विजिट किंग आस्था से पूछने लगते हैं कि क्या उसे सच में लगता है कि विजिट किंग सच में कमाल के होते हैं, जिस पर आस्था हाँ कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो भी एक दिन विजिट किंग बन के रहेगा। तब यहाँ सभी लोग इस लड़ाई के बाद अपनी जगह को ठीक कर रहे होते हैं और आस्था और जूनो फिर से एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो लोग विजिट किंग बन के रहेंगे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब आपको ये वाली मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।